अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होगे। तो यार मैं एक नई सीरीज़ लाया हूँ जिसके अंदर मैं कुछ लोगों का इंटरव्यू वगैरह किया करूँगा जिनकी मुझे प्रोजेक्ट्स पसंद हैं और जिनकी प्रोजेक्ट से शायद आप भी वाकिफ़ होगे। तो यार आज हमारे साथ हमज़ा हैं जिनके हम प्रोजेक्ट कैफे रेसर 1 to 5 के बारे में बात करेंगे, जो कि पाकिस्तान में वन ऑफ द क्लीनेस्ट बाइक्स है मेरे मुताबिक। अगर आप देखेंगे तो आप भी मेरी बात ज़रूर मानेंगे। तो यार हमज़ा, क्या हाल है? अपने बारे में थोड़ा बहुत बात बताएं हमें। आप पढ़ते हैं, काम करते हैं, और बाइकों के शौक कैसे डला आपको? मैं बिल्कुल ठीक ठाक नुमान। और मैं यार फिलहाल तो अभी मैंने बैचलर्स किया अच्छा इन अच्छा। मैथ कम्युनिकेशन। और वैसे मैं आरजे हूँ रेडियो पाकिस्तान में। अच्छा, और नाइस। बाइक्स का शौक इस तरह यूजुअली सब बच्चों को ही होता है बचपन से ही। तो मुझे कुछ ज़्यादा ही था। मुझे स्टिल अभी तक बहुत ज़्यादा जो है ना, बाइक्स मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं मोर देन कार्स। तो बाइक्स मैंने बैक इन 2015 मैंने बाइक्स जो है वो मॉडिफाई करना स्टार्ट किए थे। हम्म। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खुद को इस काबिल बना लिया था कि मैं उस तरह की बाइक्स बिल्ड करूं जो लोगों ने यूजली रोड्स पे चलते हुए नहीं देखे। तो यार अब बात करते हैं हमजा की बाइक की। हम कोई ऐसी वैसी बात नहीं करेंगे कि भाई ये बाइक क्या चीज़ है, कितना पैसा लगा और इंटरव्यू ख़त्म। हम बात करेंगे बाइक के बारे में, डिटेल्ड थोरोली बात करेंगे, एक एक चीज़ के बारे में पूछेंगे। और तो ये बाइक अगर बनी तो बनी कैसे, और क्या चीज़ कहाँ से मिली, और कितने टाइम में बाइक बनी, हम डिटेल्ड इंटरव्यू लेंगे। तो यार सबसे पहले बाइक की बात करते हैं कि आपने जो बाइक का डिज़ाइन बनाया है इसकी इंस्पिरेशन कैसे ली, और इसकी एक इमेज पूरी कैसे क्रिएट की, या फिर आपने विद द गो विद द फ्लो का काम किया है कि भाई शुरू किया और जैसे दिमाग में आता रहा आप बनाते रहे। तो एक इमेज वगैरह पहले से क्रिएट की थी कि नहीं? यार ये वाला जो मेरे पास एक जो प्रोजेक्ट था ना, ये मेरी उस लिस्ट के अंदर था कि मैंने ये बनाना ही बनाना है जो मर्जी हो जाए। तो ये जब मेरे पास 70 थी, जो फिलहाल आपको ये फ्रेम में नजर आ रही होगी, हाँ, मैं देख रहा था। ये वाली 70, ये वाली 70 जब मैंने बनाई थी तो ये काफी ज्यादा वायरल हुई थी पाकिस्तान में। और हम्म। इसको देखने के बाद लोगों ने बहुत ज्यादा अपनी बाइक है ना वो मॉडिफिकेशन उसमें करना स्टार्ट कर दी थी। और उसके देन मेरा फिर ये मूड हुआ कि इसको मैं नहीं बनाऊंगा, 70 को मैं नहीं बनाऊंगा, एटलीस्ट मैं 1 to 5 को एक मोनोशॉक इस तरह की लुक दूं जो यूजुअली पाकिस्तान में मुझे देखने को अभी तक फिलहाल नहीं मिली। तो फिर हम्म। एक मैंने बाइक देखी थी पिंटरेस्ट पे, वहां पे बहुत ज्यादा आपको आइडियाज वगैरह मिल जाते हैं। ऐसे ही है। तो एक यामाहा का विरागो XP750 था, हाँ। जो बहुत ही ज्यादा मुझे फैसिनेट कर रहा था कि यार इस बाइक की जो लुक है वो आम बाइक से बहुत अलग है। मतलब उस पर सिंगल एक सीट लगी हुई थी। हम्म। और वैसे तो खैर अब वो 4 सिलेंडर इंजन है। और हाँ। ट्विन आपका जो है वो वी रॉड मसल जिस तरह का हार्ले डेविडसन का इंजन होता है, हाँ। तो वो ट्विन इंजन था। वो अच्छा खासा बल्कि इंजन है जिसकी वजह से ना वो बाइक काफी बड़ी बड़ी लग रही थी। तो उसके हिसाब से फिर हमने कहा कि लेट्स सी देखते हैं कि होता क्या। एक रिस्क भी था क्योंकि मोनोशॉक समटाइम होता ही है कि वर्क नहीं करते बिल्कुल, या अगर वर्क कर जाते हैं तो आप जितना आप उसको चाह रहे होते हो उतना वर्क नहीं करता। तो अभी फिलहाल जिस कंडीशन में है ये मोनोशॉक, मतलब जिस तरह हम्म। मुझे काम दे रहा है, तो जिस तरह मैं चाह रहा था वैसे ही इसने मुझे रिस्पॉन्स दिया। क्योंकि मोनोशॉक की जो प्लेसमेंट है वो बहुत मैटर करती है कि जहाँ पे हम्म, वो लगा हुआ है उस पर सही शॉक एब्जॉर्ब कर भी रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल। बाइक पे बैठ रहे हो तो मोनोशॉक पे सारा जोर पड़ के मोनोशॉक बैठ जाए। हार्डनेस भी डिपेंड बिल्कुल। करती है, क्वालिटी भी डिपेंड करती है। तो इस सब के हम्म, पहले बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं बाइक के इंजन की, जो बाइक का दिल है। तो बाइक के हम्म। इंजन तो 1 to 5 का ही है, उसमें कोई अल्ट्रेशन वगैरह भी है कि नहीं? आपने उसमें कोई चेंजेस इंजन की हैं कि नहीं? इंजन CG125 का ही है। और हम्म। उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं की हुई। ये मैंने एक अंकल से परचेज की थी बाइक, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार से रखी हुई थी। हम्म। और अंकल के मुताबिक उन्होंने मुझे कहा था कि इसके ऊपर जो हेड लगा हुआ है, जो मैंने अपनी मर्जी से चेंज किया था, खराब नहीं हुआ था, वो हम्म। मैंने जापानी हेड लगाया था। जिसकी वजह अच्छा। से जो बाइक की पिक है वो आम 1 to 5 से थोड़ी सी ज़्यादा है, जो कि मुझे चलाते हुए शुरू शुरू में जब मैंने स्टॉक रखा हुआ था मुझे फील भी हो रही थी। तो सही। मैंने उस चीज़ को खैर इतना ज़्यादा वो नहीं किया, लेकिन हाँ इस बाइक के ऊपर सिर्फ दो चीज़ें लिखी हैं। एक एयर फिल्टर है और दूसरा ब्लोअर पाइप का फिल्टर है, दैट्स इट। इसके अलावा मैंने इंजन के अंदर अपने किसी भी बाइक में मैंने कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं की, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा बाइक जो है ना वो लॉन्ग टर्म मुझे हम्म। कोई भी मसला ना दे। हाँ, और कार पे भी नहीं ट्राई किया दूसरा PZ30? लोग बहुत यूज़ करते हैं कार्बोरेटर, हम्म। वो भी ट्राई नहीं किया? PC30 अभी फिलहाल एक दोस्त के पास मेरे पड़ा हुआ है, मुझे कह रहा है काफी अच्छे से कि यार लगा ले अपने बाइक पे, एक दफा चेक कर ले परफॉर्मेंस में क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उसके YBR पे अच्छा खासा फर्क पड़ा था। हम्म। और उसकी YBR है भी अच्छी खासी भारी। हम्म। तो मैं अगर अपनी CG पे लगाऊंगा तो फिर
मुझे तो मेरी सीजी तीसरा गियर में उठा के पीछे फेंक रही होती है, क्योंकि उस सीट के बैक साइड में कोई सपोर्ट नहीं। सपोर्ट नहीं और है। सेकंड इस बाइक में जान इतनी है कि तीसरा गियर में अगर मैं इसको खींचता हुआ जा रहा हूँ तो जब चौथा गियर एकदम दूंगा तो बाइक मुझे उठा के बकायदा पीछे फेंकती है, इसमें इतनी जान है। बेहतर है, क्योंकि हाँ इस तरह की जो बाइक्स होती है ना, उसके ऊपर बंदे का ना ज़्यादा कंट्रोल तभी रहता है जब बंदे के परफॉर्मेंस उसके हाथ में हो। जब परफॉर्मेंस हाँ। ज़्यादा निकलती है तो बंदे को डर भी लगता है चलाते हुए, क्योंकि इनमें सेफ्टी हम्म। कम है। तो बात करते हैं नेक्स्ट यार हम सीट की। मेरा मानना है कि जब बाइकिंग टाइम आपका एक सिंगल पर्सनल टाइम होना चाहिए, और उसके लिए कैफे रेसर में सिंगल सीट ही बेहतरीन है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही। आपकी जो सिंगल सीट है ना, इतने मज़े की बनी हुई है कि बहुत ज़्यादा अलग से स्टैंड आउट करती है। तो ये बनाई कैसी थी आपने, या आफ्टर मार्केट परचेज की थी? ये मैंने परचेज की थी, वेस्पा की सीट थी ये। क्योंकि मेरे अब्बू को भी बहुत अर्सा पहले शौक था, वो बाइक्स वगैरह बनाते थे। इनहेरिटेड है इनका। हाँ बिल्कुल। तो अब्बू को फिलहाल अभी भी शौक है कि वो अपना वेस्पा वगैरह बनाए, तो अब्बू के दोस्त हैं जो वेस्पा रेडी करते हैं, तो उनके पास हम गए थे। मुझे वेस्पा की ही सीट चाहिए थी, क्योंकि उसके अंदर एक शॉक लगा होता है जो कि थोड़ा सा मुझे ना एक कंफर्टेबल फीलिंग दे सकता है, क्योंकि मोनो के साथ, क्योंकि जिस तरह मैंने मोनो अपना हार्ड किया हुआ है, स्टिफ किया हुआ है बहुत ज़्यादा, तो मुझे उसके हिसाब से मुझे वेस्पा की सीट ही काफ़ी सूटेबल लगी थी। तो उसको फिर मैंने लेके काफ़ी हद तक ट्रिम किया था, और ट्रिम करने के बाद उसकी सेटिंग फिलहाल जो भी देखने में लगता है ये कि जो उसकी सीट है वो बिल्कुल हवा में है। तो नीचे इसके एक पतरी वेल्ड की थी काफ़ी मोटी, जो कि फ्रेम के साथ ही है, तो उसके साथ साथ कटिंग की थी। देन जो वेस्पा की सीट है इसके ऊपर कोशिश और बाकी चीज़ें जो हम लोगों ने इसको सेट करनी थी अकॉर्डिंग टू द बाइक, मैं गया था कि यार बाइक के साथ कौन सी चीज़ सही लग रही है। आपके बाइक में आपने जो पिछला रियर स्विंग आर्म बनाया है, क्योंकि जब भी कोई लोग रियर स्विंग आर्म बनाते हैं ना, मैंने मोस्टली देखा है लोग किसी और बाइक का उठा के डायरेक्ट फिट कर देते हैं, और वो इतना बल्कि सा स्विंग आर्म होगा कि बाइक में बहुत बुरा लगता है। ठीक है, मेरे साथ वो ऐसा लगता है जैसे कि आपने शलवार कमीज पे जॉगर पहन ली हो। तो इस तरह का सीन होता है, क्योंकि इतना मोटा स्विंग आर्म अच्छा नहीं लगता, और टायर फिर उसके मुताबिक नहीं होता। तो ये स्विंग आर्म आपने हम्म। खुद कस्टमाइज करके बिल्ड किया है, तो इसका आइडिया वगैरह, या पहले वो एक दो गलतियाँ हुई, या फिर पहले ट्राई में ही सही बन गया? ये मोनोशॉक जिस तरह हम लोगों ने फिट किया था, तो उसमें हमें 2 दफ़ा इसको कट करके ना दोबारा बैलेंस करना पड़ा था। लेकिन अच्छा। स्विंग आर्म का ये एक चीज़ जिसमें फोकस है कि यार हमने इसको एटलीस्ट 3 से 4 इंच एक्सटेंड करना है, ताकि हमारे मोनोशॉक को भी इतनी जगह मिल जाए कि वो वर्क कर सके। और दूसरा, बाइक की लेंथ जब थोड़ी सी इंक्रीज होगी, क्योंकि टायर भी काफ़ी चौड़ा आना था, तो हम्म। 120 साइज का टायर जब डलेगा तो उसको ऑब्वियस ही बात है हमें फिर थोड़ा सा चिमटा में लंबा करना पड़ेगा। तो चिमटा लंबा किया, पहले टायर की फिटिंग, देन उसके बाद हम लोगों ने मोनोशॉक को देखा, और उसके बाद मोनोशॉक भी वर्क करो लेकिन सीट को कोई मसला ना हो वर्क करते हुए। तो ये 3-4 चीज़ें थी जो कि बहुत ज़्यादा खैर मसला कर सकती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा इसने मसला किया नहीं था। फर्स्ट टाइम जब स्विंग आर्म का जो जब हम इसका मोनोशॉक का जब हम बना रहे थे स्ट्रक्चर, तो उसमें जो मसला आया था, उसके बाद चीज़ें समझ आ गई थी कि अगर एक चीज़ में मसला आता है तो देन ना सिर्फ हमें टायर नहीं हम फिट कर पाएंगे, हम्म। हमारा जो चेन है वो सही तरह चल नहीं पाएगा, हाँ। सीट जो है वो सही तरह वर्क नहीं कर पाएगी। तो ये 3-4 चीज़ें उसी वक्त क्लियर हो गई थी जब इसका मोनोशॉक जो है वो सही तरह करके ना वर्क भी करना स्टार्ट कर गया था, और जो मेरा टायर था वो भी बिल्कुल जो है वो अपना रवानगी में आ गया था, बिल्कुल सही चलने में। अच्छा, सीन कुछ ऐसा होता है कि ये तीन चार चीज़ें ना आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं बाइक के अंदर, कुछ भी कहीं पे भी गलती हाँ। निकल है तो कोई सी चीज़ और पे इफेक्ट कर जाता है। अब जब मैंने हम्म। पहली बार टायर अपना फिट किया था बैक का, मेरा जो स्विंग आर्म था एक साइड से उसका तकरीबन ना, समझ लें कुछ सेंटीमीटर लंबा था एक साइड से। अब यकीन हम्म। मानो मेरा टायर पूरा टेढ़ा हो गया था पीछे से, कि मतलब बिल्कुल सही। नज़र आ रहा था कि टायर आपका अच्छा खासा एंगल से टेढ़ा है। तो वो फिर स्विंग आर्म का हम्म। सारा दोबारा काम करवाया था। लेकिन ये होता है कि आपको छोटी छोटी माइंड डिटेल्स बहुत मैटर करती हैं, कहीं भी छोटी सी गलती हो जाए तो कहीं और निकल आती है। कोई ओवर लगाया, ये कौन सी बाइक का है, कौन सी बाइक का स्प्रिंग है? ये है जो अमेरिकन 4 व्हील जो होते हैं ना, आपके 4 व्हीलर्स होते हैं, बाइक्स होते हैं, वो भी बाइक से खिलाते हैं। क्वाड बाइक्स। तो हाँ, गॉड बाइक जो होते हैं जो ऑफ रोड चलते हैं, ये उसका शौक, ये उसका स्पेसिफिकली शौक मैं ढूंढने गया था और मुझे लकीली मिल भी गया था। वैसे अगर आप किसी हैवी बाइक का अगर आप शौक लगाओ ना अपने नॉर्मल कैफे रेसर में, क्योंकि हमारे फ्रेम वगैरह हम्म। काफ़ी छोटे होते हैं, और हैवी बाइक के जो कोई हाँ, लेवल है काफ़ी बड़ा होता है, तो हमारे काफी बड़ा होता है। वेट के हिसाब से भी वो नहीं ठीक, और एक लिहाज से दिखने के लिहाज से भी वो नहीं ठीक लगता, क्योंकि उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। अच्छा, मेरे ख्याल से ये सारी कस्टमाइजेशन जब आप बाइक पे करते हो तो आपकी बाइक की इंजन में थोड़े बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स तो पड़ते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी बाइक की पीछे व्हील बेस लंबी हो रही है।
और आपके टायर का डायमीटर बड़ा होता है, तो आपको एज एन इस तरह का कोई मसला फेस करना पड़ा था? फ्रंट पे तो खैर उसमें मैंने एक्स्ट्रा 2 से 3 वॉशर्स लगा के ना थोड़ा सा हल्का सा शॉक, क्योंकि बाहर आए कि मेरा जो फ्रंट वाला टायर है वो सही तरह घूम पाए, तो ये किया था। और बैक पे खैर इतनी हर्डल इसलिए नहीं आई थी क्योंकि वही वाली बात कि हमने जब हम लोगों ने जब स्ट्रिंग एक्सटेंड कर दिया है, तो फिर वो इजीली मूवेबल था। लेकिन हाँ, जो एक हर्डल सबसे बड़ी आती है वो ये होती है कि आपके बाइक की जो स्पीड है वो कंपैरेटिवली आम CG 125 के या किसी भी दूसरे बाइक के थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि जब इतने बड़े टायर्स लगे होंगे, डिस्पाइट द फैक्ट के उसके ऊपर से हम लोगों ने सारे का सारा जो वेट है वही रिमूव कर दिया, लेकिन फिर सारा जो जो वेट होता है वो सारा शिफ्ट कर जाता है टायर्स के ऊपर। तो जितनी आप बाइक तेज स्पीड में जब आप चलाते जाएंगे तो आपका बाइक जो है वो बिल्कुल जमीन के साथ चिपकता जाएगा, उसमें आपके बाइक की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन एक नुकसान ये होता है कि आपके बाइक की जो स्पीड होती है वो थोड़ी कम हो जाती सही। तो मैं आपको मज़े की थोड़ी कहानी सुनाता हूँ। जब मैंने अपनी बाइक पे नए टायर्स लगाए थे जैसे ही फ़ौरन मैंने, तो है। मुझे ना अलग से शौक चढ़ा हुआ था थोड़ा सा बाइक खींचने का। मज़ा आ रहा था, बाइक अच्छा। थोड़ी वेट ज़्यादा हुआ था तो मज़ा आ रहा था चलाने का। मैंने नोटिस किया कि ना मेरी टॉप एंड एक्सेलरेशन ज़्यादा थी, मतलब टॉप एंड पे स्पीड थोड़ी बाइक की ज़्यादा जा रही है, पर शुरू में ना बाइक की एक्सेलरेशन का मज़ा नहीं आ रहा। तो मैंने क्या किया, दो अच्छा। तीन दफ़ा एक्सेलरेट रेस दे के ना मैंने बोला क्लच छोड़ के थोड़ा सा ना मैं लॉन्च मारता हूँ। एक दफ़ा किया, दो दफ़ा किया, सही जा रहा है। यकीन मानो मैंने तीसरी दफ़ा जब किया ना, मुझे अचानक से आवाज़ आई ची, इस तरह करके मैं जल्दी से रेस छोड़ दी मैंने। तो मेरे पास दिमाग में आया टायर घूमा है शायद, पर मैंने बोला नहीं टायर तो नहीं घूम सकता इतना, यानी कि भारी टायर है, महसूस भी नहीं हुआ टायर घूमते हुए। फिर मेरे दिमाग में आया कि भाई अच्छा। क्लच प्लेटें स्लिप हुई है। मैं सर पकड़ के ओ। बैठ गया, मैंने बोला भाई लो जी क्लच प्लेटों का बेड़ा गर्क हो गया है। मैंने 2-3 सेकंड वेट किया ठंडी हो जाए ताकि थोड़ी बहुत, फिर मैंने थोड़ी बहुत चला के देखी तो गुजारा लायक चल गई, लेकिन मेरी उस टाइम हवा सही निकल गई थी कि भाई क्लच प्लेटें मैंने फारिग कर दी हैं। तो जब हाँ। टायर का इतना वेट होता है, इनकी एक्सेलरेशन पे इतना जोर पड़ता है आपके इंजन पे कि आपकी क्लच प्लेटें भी फारिग हो सकती है अगर अच्छी ना हो तो बिल्कुल बिल्कुल। अब क्लच प्लेटें वो चेंज अभी तक मैंने नहीं कराई। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके जो टायर और रिम है। टायर आपके बहुत यूनिक किस्म के हैं, उसकी एक ऐसी लुक है जैसे कि हैवी बाइक के टायर की होती है, लेकिन उसका साइज़ भी इतना बड़ा नहीं है कि बंदा देख के बोले कि यार ये कैसे चल रही है बाइक। तो बड़ा एक स्वीट सा कॉम्बिनेशन है टायर और रिम का। तो ये कौन से टायर और रिम यूज़ किए हैं आपने? जो बैक इसका रिम है वो ड्यूलक्स 125 जो होंडा आती है, उसका रिम डाला हुआ है, बैक रिम उसका, ताकि जब आप उसमें टायर को चौड़ा डालें तो वो इजीली जो है उसका जो डायमीटर है थोड़ा सा चौड़ा हो जाए। 120/90/18 जो बैक साइज है टायर का वो है, और वो प्रॉपर 120/90/18 प्रॉपर फैल चुका हुआ है, क्योंकि रिम इतना चौड़ा है वो कि अगर मैं उसके अंदर 140 का टायर डालूंगा तो वो इजीली 140 स्पैंड हो जाएगा। फ्रंट सही। जो इसका रिम है वो CG 125 का जो जेनवन फ्रंट पे रिम आता है 18 का वो डाला हुआ है, क्योंकि अगर मैं फ्रंट पे चौड़ा रिम डालूंगा तो टायर ने मजीद खुल जाना है और वो शॉक के साथ जो है ना वो लगेगा। तो अभी फिलहाल मैं सोच कर रहा हूँ कि मुझे अच्छे ड्यूलक्स 125 के मुझे शॉक्स मिल जाएं, सही। ताकि एक फ्रंट पे डिस्क भी आ जाए। हम्म। सेकंड जो दूसरी साइड है वो थोड़ी सी जिस तरह डिस्क आई थी, तो फिर साइड पे ना जो उसका एक हब्स है वो हम्म। बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, घूमता आपके हुआ भी और अगर हम्म। बाइक खड़ा हुआ भी है तब भी। तो वो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एक अच्छा जो ड्यूलक्स 125 को मुझे शॉक मिल जाए विद डिस्क ब्रेक और सारी चीजें, ताकि मैं फ्रंट जो है ना अपना वो चेंज कर दूँ थोड़ा सा। लिटरली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि आप डिस्क ब्रेक क्यों नहीं यूज़ करें, लेकिन आपने खुद बता दिया कि आपने डिस्क ब्रेक लगाना है। मेरे माइंड में काफी अर्से से, और तो मेरा हम्म। एक काफी करीबी जानने वाला मैकेनिक दोस्त है मेरा, हम्म। खुबैब नाम है उसका। वो मुझे कह रहा है काफी अर्से से कि यार आप फ्रंट पे लगाओ इसका डिस्क ब्रेक वाला सेटअप, तो वो बहुत अच्छा लगेगा। तो उसको सही। मैंने लगाया हुआ है काम पे कि वो भी ढूंढे मेरे लिए, और मैं खुद भी आगे पीछे जब जाता हूँ पिंडी तो जाके कोशिश करता हूँ कि मुझे कोई ना कोई ऐसी चीज, या मुझे सिर्फ वो दो जो रॉड है मुझे वही मिल जाए और बाकी चीजें मैं सोर्स कर तो अब जो आप फ्रंट एंड यूज़ कर रहे हो वो किस बाइक का है? लूँ। वो CG 125 का इसका अपना जनवन है। तो उसका जो ऊपर का जो कवर होता है जिसके ऊपर आपने दो रेड बटन लगाए नाइट्रस के, वो हम्म। कवर है वो भी 125 का है? वो जो उसका ऊपर वाला कवर है वो एक हीरो की 70 आती थी 2007 मॉडल की, हम्म। उसमें ना ये दो कलर्स आते थे, एक ब्लैक आता था और एक क्रोम आता था। अच्छा। तो वो मुझे जो मेरा मैकेनिक है उसने मुझे कहा था यार ये लगा के चेक करते हैं देखते हैं कैसा लगता है।
तो मैंने कहा फिलहाल जो भी आपको समझ आ रही है वो आप लगाओ, मैंने इस पे एक और सीन सोचा हुआ था। तो हम्म। लकीली जब उसने लगाया तो उसकी बाइक की लुक फ्रंट से कुछ अलग ही इनहेंस कर गई थी। क्योंकि ये थोड़ा सा एक स्लिम सा है, लेकिन इसके अंदर ना एक हम्म। बड़ा प्यारा कर्व है जहाँ पे कर्व है, जाके वो आप बहुत उसको। क्लीन लगता है। हाँ। तो उसमें फिर मैंने कहा यार अब ये जगह दो खाली रह गई हैं, इसमें दो बटन लगाए जाने थे, क्या क्या चले। तो वो लगा के चेक किया, किल स्विच लगा दिया और एक पार्किंग का बटन लगा दिया। तो हमजा यार, आपकी पूरी बाइक में सबसे महंगा खर्चा कौन सा था जिसमें आपके सबसे ज़्यादा पैसे और टाइम कंज्यूम हुआ हो? सबसे ज्यादा जिसमें पैसे लगे हैं वो टायर्स है, टायर्स और अच्छा। ट्यूब्स हैं इसकी ऑब्वियसली। सही। और सबसे ज्यादा टाइम जिस चीज में लगा है अ, वो मेरा ख्याल है जो हम लोगों ने मोनोशॉक की फिटिंग की थी, उसमें मेरे ख्याल 10 एक दिन लग गए थे। और हफ्ता लगा था इसकी सीट को ट्रिम करने में और इसके प्रॉपर डायमीटर्स को जैसा मैं चाह रहा था बनाने में, और उसको बिल्कुल ऐसे लगा, ऐसे सीट को फिट करने में कि बिल्कुल ऐसे लगे सीट के यार हवा में बिल्कुल टंगी हुई है सीट, कोई नीचे से इसको सपोर्ट नहीं है। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि जितनी खूबसूरत सीट है उसमें टाइम लगा भी होगा इतना। तो हम्म। टायर आपने इंपोर्ट करवाए थे या फिर आपको लोकल मार्केट से मिल गए थे, और ये कितने के पड़े टायर आपको? मैंने एक लोकल बंदे को कह के टायर ये इम्पोर्ट करवाए थे। अच्छा। ये मुझे टायर एक्सपेंसिव पर थोड़ा सा एक्सपेंसिव इसलिए भी हो गए थे क्योंकि उन दिनों जो कस्टम ड्यूटी थी वो डबल थी। सही। और सीन ये हो गया था कि अब मुझे पैसे पे करने ही थे। हम्म। तो फिर ये मुझे अराउंड जो है वो 35 के तक पहुंच गया था टायर ये। ओके और सेकंड ओके। ये चीज थी कि ये टायर क्योंकि 2019 में मैंने ये बाइक रेडी करना स्टार्ट की थी, तो हम्म। उसी साल का ये मेक था टायर का, शिल्पा टायर्स का। और उसी साल ही मैंने ये मंगाए थे, इसलिए टायर मुझे थोड़ा सा महंगे इसलिए पड़े थे क्योंकि उसी टायर का उसी साल का ये मेक था। और उसी साल ही मैंने इंपोर्ट किए थे, तो उस पे कस्टम ड्यूटी भी डबल होगी। और इंपोर्ट के बाद जो है वो जिस बंदे से मैंने टायर परचेज किए थे उसको भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मैंने पैसे दिए थे क्योंकि उसने काफी मेहनत की थी ये टायर इंपोर्ट करने में। अच्छा, एक चीज़ रह गई कि आपने फ्रंट हेडलाइट के साथ जो कवर लगाया हुआ है, आपने पहले बताया था कि शायद वो आपने खुद भी पहले कस्टम मेड बनाया था, उसके बाद आपने इंपोर्ट कराया था। तो इसकी थोड़ी बहुत कहानी तो सुनाया यस। ज़रा। जो मुझे पहले मैंने जो बनाने की कोशिश की थी, वो मैंने जिस लड़के से मैंने बोला था, रिक्वेस्ट की थी कि यार उसके पास ना फ्रंट पे एक हेड पड़ा हुआ था, सिर्फ उसकी जो ऊपर वाली जो शील्ड होती है ना हम्म। वो नहीं थी। जिसके सही। ऊपर जिसको हम प्लास्टिक का शीशा बोलते हैं वो नहीं था। हाँ। तो वो मैं फाइबर वाले के पास लेके गया था, उसको मैंने अपना बताया था कि मुझे इस तरह का इसकी फिटिंग वगैरह चाहिए सब चीज़ें। तो इवन मैंने उसको एक्स्ट्रा पैसे भी दिए थे। और अपनी मर्जी का काम जो मैं चाह रहा था वो हुआ भी नहीं था। सही। तो वो बिल्कुल मेरे पैसे जाया गए थे और वो जो हेड था वो भी बिल्कुल जाया गया था। और सेकंड फिर मैंने ये सोचा कि यार अब अगर पैसे खर्चने ही हैं तो फिर इससे बेहतर ये है कि आप किसी को बोल के इम्पोर्ट ही करा लो। तो सही। फिर मैंने ये जो है इम्पोर्ट करवाया था, स्पेशली कि इसके अंदर एक तो लाइट भी बड़ी लग जाती है, और दूसरा ये है कि ये फ्रंट पे जिस तरह से मेरे बाइक की बैक से लुक इस तरह के कि थोड़ा सा फैट टायर है, हम्म। फ्रंट पे ये चाह रहा है कि मुझे थोड़ा सा ना एक बल्की सा लुक मिल जाए, ताकि बाइक बिल्कुल एक सीक्वेंस में या बिल्कुल एक ऐसे फ्लो में लगे कि हम्म। बाइक जो भी कोई बंदा देखे तो उसको ये ना लगे कि यार फ्रंट से बाइक थोड़ा सा चूजा सा सही लग रहा है बात। और बैक से अच्छा खासा भारी सा बाइक है। तो फिर जो ये हेडलाइट मंगाई थी और जो ये फ्रंट इसका कवर मंगाया था, हम्म। तो जिस तरह की लुक चाह रहा था अलहमदुलिल्लाह वैसे की बिल्कुल आ भी गई थी। तो यार, अब तो आपका प्रोजेक्ट तकरीबन आपने बताया कि 2015 में बना था। हाँ, नहीं। 2015 से नहीं, 2015 से मैं स्टार्ट मैंने किया था बाइक्स को मॉडिफाई हाँ, करना। मॉडिफाई करना स्टार्ट किया था। और और हाँ। मतलब आपका और जो फिर बाइक है 2018 और 19 का दरम्यान की बिल्ड है? हाँ, जो बाइक है ये मैंने 2019 में प्रॉपर बिल्ड करना स्टार्ट की थी, 19 में बिल्ड हो गई थी। उसके बाद मैंने इसके ऊपर चीजें वगैरह ऐड ऑन करना स्टार्ट की थी जो मुझे समझ आ रही थी आहिस्ता आहिस्ता करके। तो अब हम्म। 2019 से लेके 2023 9 फरवरी को इसको तकरीबन 4 साल हो गए मेरे साथ। तो हाँ। 4 साल से इस बाइक के ऊपर जिस तरह से वर्क कर रहा हूँ और आहिस्ता आहिस्ता करके जो चीजें इस पे अच्छी लगती हैं हम्म। वो मैं लगाता रहता हूँ, या कुछ खुद भी डिजाइन करके जो चीजें इस पे अच्छी लग रही होती हैं तो वो कोशिश मेरी ये होती है कि यार बाइक को कुछ ज्यादा ओवर ना कर दें। तो फिर ऐसे ऐसे करके जो चीजें समझ आ रही हैं वो इस पे किया जा रहा हूँ। तो उस वक्त में आपकी बाइक पे कितने पैसे लगे थे, और आपके मुताबिक क्या ये सब वर्थ इट था कि नहीं? ये तो खैर मैं बातें तब से सुन रहा हूँ कि जब मैं अपनी वो 70 पहले बना रहा था तब भी हम्म। काफी ज्यादा अंकल हजरात ही बोलते थे कि यार बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, ये चीज इन सब चीजों में कुछ भी नहीं रखा। हम्म। और वही होता है कि समटाइम ये नहीं होता कि यार हर बड़ा ही जो आपको बोल रहा हो, जो आपको नसीहत कर रहा हो वो ठीक होगा। हम्म।
मैंने जितना इस चीज़ में जितना मैंने सीखा ना, उसमें सबसे जो पहली चीज़ थी कि मुझे लोगों के साथ किस तरह मैंने कम्युनिकेट करना है। सबसे पहली चीज़ जो मैंने पहले ये सीखी है, और ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी यही चीज़ है कि अगर आपकी वर्बल कम्युनिकेशन ज़ीरो है तो आप किसी भी फील्ड के अंदर सक्सेस नहीं ले सकते। ये जो तो है। पहली चीज़ मैंने सीखी। आज के ज़माने में लोग तो लड़के मेरे से काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे होते हैं कि आपने बाइक किस तरह से बनाई थी, तो उनको मैं गाइड भी कर रहा होता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि लोग इस चीज़ को एडमायर भी कर रहे हैं हम्म। और अपना पैसा सही जगह लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वही सुनील सरफराज वाली बात के जिसके पास पैसे होंगे, जिसके पास गाड़ियों का या बाइक का शौक होगा, वो अपने सारे जो पैसे हैं वो गाड़ी और बाइक पे ही लगाएगा। हाँ। ठीक है, तो अपना शौक वहां से पूरा करेगा। तो बिल्कुल ये एक चीज वर्थ इट तो है मेरे लिए, अगर लोग भी काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। मैं 2019 में जब इसको मैंने बाइक को बनाया था, तो उस वक्त अराउंड 80-90 थाउजेंड मेरा इस बाइक पे लग गया था। और उसके हम्म। बाद आहिस्ता आहिस्ता इस बाइक को मजीद मेंटेन करते हुए अब ये बाइक जो है ये तकरीबन 170 क्रॉस कर गई है। सही है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर इसको आज बनाओगे तो 2 लाख आराम से क्रॉस कर ही जाएगा, सारा सामान इकट्ठे करते करते ही। इजीली 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 हम्म। ये क्रॉस कर जाएगा। और सबसे ज्यादा पैसे जो लग जाएंगे आपके, वो टायर पे तो लगेंगे ही, हम्म। लेकिन सबसे ज्यादा जो आपके पैसे लगेंगे वो लगेंगे वेल्डर पे और खरादिए पे। हाँ। क्योंकि जितना क्राफ्टमैनशिप का काम खरादियन और वेल्डर ने करना है, वो ना मैकेनिक करेगा ना आपका इलेक्ट्रिशियन करेगा। ऐसे ही उन्होंने है। सिर्फ चीजें वगैरह उस पर लगानी है हम्म। और आपको कह देना कि चल मेरा भाई आपका काम हो गया, लेकिन जो मेन चीज है वो वेल्डर और जो आपका खरादिया है वो उसका काम। क्योंकि उसने सारी चीज़ें बिठानी है और अलाइन करनी है एग्जैक्टली। और बिल्कुल अब तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा पैसे ही आपका बाइक भी खरीदने पे लगेगा, क्योंकि अगर आपके पास बाइक नहीं है तो फिर बाइक बड़ी महंगी हो गई है आजकल। आपको पुराना हम्म, मॉडल 125 50,000 से नीचे नहीं मिलता अब। तो ये भी एक हाँ। बहुत बड़ा मसला आज के आवाम के लिए। अच्छा, ये तो ये हमारे इंटरव्यूज़ की फर्स्ट एपिसोड थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। और हमज़ा से बात करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आया होगा, क्योंकि हमज़ा की बाइकिंग इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट लेवल की है। और मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनसे क्वेश्चन वगैरह करता रहता हूँ अपने प्रोजेक्ट के लिए भी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हैं तो आप इनके इंस्टाग्राम पे जाके इन्हें मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टॉप लिंक इनका है। और डेफिनेटली गो गिव ए फॉलो एंड ए लाइक ऑन हिज वीडियोस, क्योंकि इनका जो कंटेंट है वो आपको भी देख के ज़रूर मज़ा आएगा। तो हमज़ा यार, आपका बहुत शुक्रिया ये इंटरव्यू के लिए। और थैंक यू सो मच मान। इंशाल्लाह कभी इस्लामाबाद आए तो फिर लाइव मुलाकात भी होती है आपसे। जरूर जरूर, और बी माई गेस्ट, आपको हम बाइक्स भी दिखाएंगे, और जो बाइक्स हम पहले भी बना चुके हैं वो भी आपको दिखाएंगे। और फिलहाल अभी जो मेरे दोस्त हैं काफी, वो भी अपनी बाइक्स वगैरह बनाते रहते हैं, वो भी नेक्स्ट लेवल बाइक्स हैं। वो हम्म। अभी फिलहाल तो खैर सोशल मीडिया पे और आगे पीछे घूमते नहीं है, हम्म। लेकिन वो है ना कि वो उस तरह के काम करते हैं कि वो अंडरडॉग, वो हम्म। अपने सारे के सारे शौक वैसे पूरे कर रहे हैं। जो स्पेशली मैं भी ड्रीम करता हूँ कि यार उस तरह की मैं बाइक्स बनाऊंगा, लेकिन स्टिल वो जिस तरह के वो बाइक्स बनाते हैं और जो उनकी क्राफ्टमैनशिप है वो भी नेक्स्ट लेवल है। लेकिन सोशल मीडिया पे उनकी ऐसी इतनी प्रेजेंस नहीं है बाइक्स की। हाँ, वो खुद प्रेफर नहीं करते वो इंजॉय करते हैं, दूसरा। मतलब अपने आप हर कोई नहीं प्रेफर करे सोशल मीडिया पे आना एग्जैक्टली। हाँ, और वो यही कहते हैं बस भाई आप जा रहे हो तो ये ठीक है, हमारे लिए इतने काफी है। हम्म। चले, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। और मेरे लिए पहली दफ़ा किसी का इंटरव्यू था, तो अगर तो कुछ ऑकवर्ड हुआ होगा तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।